पहला प्रश्न है हमारी प्रश्नावली का, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि √5 मतलब वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय है। ठीक है, आप ये बात समझ लो, इस पर प्रश्न आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। हम लोग वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 को ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि वो अपरिमेय संख्या है। सेम मेथड है, कुछ अलग नहीं करना है। पहले तो आप समझ लो, नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सैनिक स्कूल में, उसके ऊपर आरोप लगते थे कि वो गणित रट लेता है। तो आप रट भी लो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, मैं उसको डिस्करेज करता हूं, लेकिन ये आएगा ही। आप ये मान के चलो, ये 90% चांस है, हर साल आता है। √5 नहीं तो √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले हम मान लेते हैं ये यहां पर 3 चीजें लिखी हैं, और देखिए समझ लीजिए, एग्जामिनेशन में और इन जनरल भी आपको अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं है ये तो पता चलता है जब आप सारी चीजों को ठीक से लिख रहे हैं। तो पहली चीज तो आपने मान लिया कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, और इसीलिए हम इसको 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो a और b पूर्णांक होंगे, पहले आपको ये भी बताना होगा। आपने इसको लिख दिया a/b। अब a क्या है? a कोई रियल नंबर है तो बात नहीं चलेगी, a कोई पूर्णांक होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर नहीं चलेगा, ऐसा रियल नंबर जो पूर्णांक भी हो। ठीक, तो a और b पूर्णांक है, आपको ये बताना पड़ेगा। साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि b जो है वो अशून्य पूर्णांक है, इसलिए b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b शून्य नहीं हो सकता। और तीसरा पॉइंट, a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पर्टिकुलर प्रूफ के लिए, जो आप यहां पर सिद्ध करेंगे ना। क्यों? क्योंकि हम यही सिद्ध करेंगे अंत में कि a और b जो सहअभाज्य हमने माना था वो सहअभाज्य है नहीं। और जब हम ये मान लेंगे कि ये सहअभाज्य है और हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये सहअभाज्य नहीं है, इसका मतलब जो हमने ये माना हुआ है ये नहीं लिखा जा सकता, और ये इस रूप में ना लिखा जा सके, यही तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है। ठीक है, तो अब ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको छोड़ा मत करिए। समझिया करिए कि तीनों चीजें क्यों लिखी हुई हैं। ये आप assumptions नहीं लिखेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर मिल जाते हैं, है ना, लेकिन आपको जेई में नहीं मिलेगा। जब आप किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएंगे तो नहीं मिलेगा, और डायरेक्टली वहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं भी अगर आता है फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मल्टीपल चॉइसेस आपको मिलेंगी, जिसमें से आप मोर देन वन करेक्ट होगा, तो उसमें ये सारे assumptions लिखे होंगे, फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को, बेस को बहुत मजबूत बनाते हुए चलना है। अब वही हमारा मेथड आ जाता है, और ये मेथड आप एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही आसान है, आप 2 बार ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये मान लिया दोनों तरफ का इसका वर्ग कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा a² बटे b²। अब आप यहां से b² को यहां ले जाएंगे, 5 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा b² बराबर a² बटे 5। अच्छा, a और b पूर्णांक है तो a² भी एक पूर्णांक होगा। किसी भी पूर्णांक का वर्ग, 7 एक पूर्णांक है, 7 का वर्ग करेंगे 49 मिलेगा, वो भी एक पूर्णांक है। हर पूर्णांक का वर्ग आपको हमेशा एक पूर्णांक मिलेगा। अच्छा, तो यहां से क्या समझ में आया? इसका मतलब ये b² जो है वो एक पूर्णांक हो गया। ठीक, अब आप a² में 5 से भाग दे रहे हैं, ऊपर वाला भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक में आप दूसरे पूर्णांक से भाग दे रहे हैं और आपको एक पूर्णांक मिल रहा है। ये कोई दशमलव में नहीं मिल रहा है, ये पूर्णांक मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a² में 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक, आपने ये समझ लिया। इसका मतलब क्या लिखोगे? अतः पहले तो लिखोगे कि b² एक पूर्णांक है, और अच्छा करोगे तो लिख दोगे स्पष्टतः b² भी एक पूर्णांक है। फिर क्या लिखोगे? अतः
आपने क्या लिखा, इस प्रश्न बी स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, क्यों, क्योंकि बी पूर्णांक था तो बी स्क्वायर भी हो गया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और ए स्क्वायर बटे 5 यानी ए स्क्वायर में 5 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब ए स्क्वायर 5 भी एक पूर्णांक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा। लेकिन इससे भी जरूरी जो है वो ये है कि ए स्क्वायर एक अभाज्य संख्या 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर, एक रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या भी इसका दूसरा नाम होता है। 5 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है। ये पॉइंट जैसे ही आपने लिखा तो आप वही याद करिए जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इफ ए स्क्वायर, a is any positive number and if a square is completely divided by p, मतलब a अगर एक धनात्मक संख्या है और a का वर्ग अगर किसी भी अभाज्य संख्या p से पूर्णतया विभाजित होता है तो फिर a भी p से पूर्णतया विभाजित होगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसीलिए ये प्रमेय पहले आप लिखेंगे, ठीक है, ये प्रमेय लिखने के बाद से आप लिखेंगे इसलिए a भी 5 से पूर्णतया विभाजित होगा। जैसे ही आपको ये समझ में आ गया तो a 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो आप a को किसी दूसरी संख्या में 5 का गुणा करके लिख सकते हैं। मान लीजिए वो संख्या c है और c भी एक पूर्णांक हो गया। ये मैंने क्या लिखा है, ये ऐसे लिखा है, मान लीजिए कोई भी ऐसी संख्या, जैसे मान लीजिए 45 है या 55 है या 105 है या 110 है, क्या क्या मैंने बोला, 45, 55, 105, 110, ये कुछ संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो मैं इसको क्या 5 गुणे 9 नहीं लिख सकता, इसको मैं 5 गुणे 11 नहीं लिख सकता, इसको मैं 5 गुणे 21 नहीं लिख सकता, इसको मैं 5 गुणे 22 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब कोई भी संख्या अगर 5 से पूर्णतः विभाजित है तो उसको 5 गुणे कोई दूसरा पूर्णांक इसमें लिखा जा सकता है। देखिए यहां से स्पष्ट हो रहा है, वही हमने यहां पे कर दिया। तो यहां से ये आ गया कि a को आप 5 गुणे c, यहां पर c कोई दूसरा पूर्णांक है, इसके रूप में लिख सकते हैं। और जैसे ही आपको ये मिला, यही क्रिटिकल टर्म्स यही है कि बी स्क्वायर एक पूर्णांक है, क्योंकि बी पूर्णांक था तो ये पूर्णांक हो जाएगा। और अगर ये पूर्णांक है इसका मतलब ए स्क्वायर में 5 से पूरा भाग दे रहे हो तो आपको एक पूर्णांक मिल रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है और अगर ए स्क्वायर विभाजित है तो ए भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये किस आधार पर आपने बोला, ये आपने इस वाली प्रमेय के आधार पर बोला कि अगर कोई भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का वर्ग, कोई पूर्णांक का वर्ग अगर एक अभाज्य संख्या से पूर्णतया विभाजित है तो वो संख्या भी यानी कि a भी p से पूर्णतया विभाजित होगी। ये आपने कर दिया था। अब जैसे ही आपको ये मिलता है फिर कुछ भी नहीं रह जाता है, फिर कितना आसान हो गया, a = 5 टाइम्स c। इसका मतलब क्या हो गया कि a का एक अभाज्य गुणनखंड 5 भी है, ठीक। और यहां पर ध्यान रखिए, हमने माना है a और b सह अभाज्य हैं, मतलब a और b में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कॉमन है, ठीक। अभी इसी को देखेंगे। अब क्या करते हैं, आप इसी इक्वेशन को उठा के कहां रख देते हैं, इधर रख दीजिए या इधर रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। आप मान लीजिए यहीं पर रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 था तो एक जगह आप क्या रख दोगे 5c, क्यों, क्योंकि a बराबर 5 इंटू c है ना और a स्क्वायर है यहाँ पर, तो 5c का आप होल स्क्वायर कर दोगे और नीचे क्या है 5, ये आ जाएगा आपको 25 c स्क्वायर और बटे 5, 5 से आप 25 को काट दोगे बचेगा 5, यानी कि 5c स्क्वायर मिल जाएगा आपको, क्या, b स्क्वायर। अब इसी को ध्यान से देखिए, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, c स्क्वायर इधर रखो और इधर कर दो b स्क्वायर अपॉन 5। यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से ये मिल गया, देखिए c यहां पर एक पूर्णांक था, जैसे कि 9 है, 11 है, 21 है, 22 है, यही तो c को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई ऐसी संख्या जिसमें आप 5 से गुणा करेंगे तब आपको ये मिल रहा था, तो ये भी एक पूर्णांक था, तो c स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, समझ रहे ना। अब c स्क्वायर अगर एक पूर्णांक है और पूर्णांक आपको मिल रहा है कब, जो आप b स्क्वायर में 5 से भाग दे रहे हो, यानी कि b स्क्वायर में आप 5 से भाग दे रहे हो तो आपको एक पूर्णांक मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर भी 5 से पूर्णतया विभाजित है, b स्क्वायर भी 5 से पूर्णतया विभाजित है, तो b स्क्वायर भी 5 से पूर्णतया विभाजित है। और एक बार जैसे आपको ये मिल गया, अब आप क्या करोगे, आपको समझ में आएगा कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है। फिर से वही प्रमेय कि अगर b स्क्वायर 5 से विभाजित है, जहां पर b क्या है, b स्क्वायर क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अगर b स्क्वायर 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो अगर b स्क्वायर 5 से पूर्णतया विभाजित है तो b भी 5 से पूर्णतया विभाजित होगा। यही तो है, यही तो प्रमेय थी। फिर से आप वही प्रमेय लगाएंगे तो 2 बार ये प्रमेय लगेगी। तो जैसे ही b 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो b को भी आप किसी 5 के किसी गुणन के रूप में लिख सकते हो, जहां पर d मान लिया,
तो डी क्या है, कोई दूसरा पूर्णांक है। तो यहां से आपको समझ में आ जाता है कि बी का भी एक फैक्टर 5 है। देखिए बी में 5 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, और यहां से आपको क्या समझ में आया था कि ए में 5 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा था। इसका मतलब ए और बी दोनों में ही आप 5 से भाग दे सकते हो। इसका मतलब ए बटे बी जो हमने लिखा हुआ था कि सह अभाज्य हैं, ये अब सह अभाज्य कहां रहे, क्योंकि आप इसमें 5 से भाग दे रहे हो तो आपको मिल रहा है सी, इसमें आप 5 से भाग दे रहे हो तो मिल रहा है डी। तो शायद सी और डी सहअभाज्य हो, लेकिन उससे हमें भी लेना देना नहीं है। हमें तो लेना देना ये था कि ए और बी सहअभाज्य हैं, यही तो हमने माना था। और ये क्यों माना था, क्योंकि हमने √5 को a अपॉन बी फॉर्म में लिखा था, a बटे बी फॉर्म में लिखा था। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत हो गया, और हमने इसीलिए √5 को a अपॉन बी फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता, और इसीलिए √5 एक अपरमेय संख्या होगी, परमेय नहीं हो सकती। अब मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से पूरा एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ, लिखा थोड़ा कम है। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया था कि a भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले प्रमेय आएगी। तो ये वाली प्रमेय आप एक बार लिख सकते हो। तो जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखोगे तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ दिया। और इसको मैं √2, √3 और √5 तीनों बता चुका हूं, ये आएगा। इसलिए अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, कमेंट में लिख करके बताइए कि आपको दिक्कत आ रही है तो कहां पर आ रही है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप एक बार इसको फिर से देखें, क्योंकि ये आएगा। आप समझ रहे हैं ना, मैं बार बार इसीलिए इंसिस्ट कर रहा हूं, ये आएगा। 90% चांसेस है, 10% चांसेस है कि बोर्ड एग्जामिनेशन ये ना आए। ठीक है, तो अब इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।